नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं डिफेंस स्पेशल, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। बात होगी डिफेंस के लिहाज से हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की और समझेंगे हर एक बड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ कहते हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बड़ी अहम खबरों के साथ कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में आम चुनावों में मतदान के बाद मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच नॉर्थ वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। वजीरिस्तान में खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान में आम चुनावों में वोटिंग हुई, वोटिंग के दौरान खूब हो हल्ला हुआ और अब वैसे ही तस्वीर काउंटिंग यानी कि मतदान के दौरान भी सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान में जहां वोटों की गिनती चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बवाल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इधर खबर आई कि पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग हुई है और खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। पूर्व एमएनए मोहसिन दावर इस दौरान जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि एक तरफ काउंटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ किस तरह के हालात पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में सामने आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, पहला फायरिंग का वीडियो, दूसरा फायरिंग का वीडियो और तीसरा, यानी कि आप देखिए किस तरह के हालात हैं। क्योंकि अगर इस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं तो लिहाजा लाजमी है कि पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष मतगणना पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी लाजमी है। तो बड़ी खबर सीधे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां एक तरफ पाकिस्तान में वोटिंग हुई है, पाकिस्तान में बेहतर सरकार और बेहतर भविष्य के लिए आम चुनाव हुए, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब काउंटिंग के दौरान जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह फायरिंग हो रही है, जगह जगह तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह सर हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल राजन कोचर सर, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह के हालात है, किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी सुबह, एक बेहतर भविष्य के लिए चुनाव हुए हैं तो हर कोई उसका स्वागत कर रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोटेस्ट, वैसे वैसे नारेबाजी, वैसे वैसे फायरिंग और वैसे वैसे आत्मघाती हमलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कुणाल जी, ये जो भी अभी न्यूज आ रही है ये कोई इतना शॉकिंग नहीं है, आश्चर्य नहीं है हमको इस चीज का, क्योंकि अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है और हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, तो ये कोई सिचुएशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बस एक ही चीज थी कि जो मेजॉरिटी पीटीआई को मिल रही थी वो रिगिंग की वजह से पोल बूथ में वोट्स को मैनिपुलेट किया गया है, उस मेजॉरिटी को रिड्यूस किया गया है। क्योंकि अगर ये मेजॉरिटी इनको 150-200 सीट्स अगर मिल जाती तो पाकिस्तान फौज का जो इस देश को वापस पॉलिटिकल ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता और उसमें फिर इमरान खान की जो भी सजाएं उस पे लगी हुई है, 3 मेजर जो केसेस उसके अगेंस्ट हैं वो इनको वापस लेने पड़ते। तो अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है ये बहुत एक क्लैरिटी हमको दे रही है कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। और आपकी अगर मैं नजर एक स्टेटमेंट पे भी डालूंगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्पोक्स पर्सन से आई है जी, दैट वी वेलकम के पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं और एक गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो
रिगिंग की खबरें हैं, हम चाहेंगे इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक तो है। अगर इस प्रकार की, और अगर आपने बाकी देशों की भी प्रतिक्रिया आपने अगर सुनी होगी, फ्रांस से भी आई बिल्कुल, है। ना सिर्फ फ्रांस से बल्कि इटली से, मिस्र से, सीरिया से भी इस तरह के सवाल उठे हैं कि नो डाउट दे वेलकम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट ऑन द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कोचर सर कि अब जो हालात बने हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाए, तो उस पर भी गौर करने की बहुत जरूरत है। मैं लौटूंगा कोचर सर आपके पास, लेकिन करोड़ी सिंह सर, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुए, चुनावों को लेकर तो पहले बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, गाहे बगाहे चुनाव हो गए, लेकिन अब जब काउंटिंग चल रही है तो काउंटिंग भी गले से नीचे नहीं उतर रही पाकिस्तानी आर्मी की, और लिहाजा आप रोडों पर, सड़कों पर जो हालात हैं उससे एक साफ स्पष्ट तस्वीर देख सकते हैं। देखिए कुणाल जी, आपने प्रारंभ में बताया है कि ये हिंसा के बीच चुनाव संपन्न हुए हैं, और जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि विदेशों में भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई है, और जनता ने जो मैंडेट दिया है, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो अब निश्चित रूप से होंगे कि इलेक्शन का रिगिंग हुआ है, इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं, जो राजनीतिक दल एक स्वाभाविक प्रक्रिया में करते हैं जी। अब जनता ने जो वहां मैंडेट दिया है वो खंडित मैंडेट है, खंडित जनादेश है, और इस खंडित जनादेश में बहुत से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान के चल रहे थे कि शरीफ ब्रदर्स की पार्टी है वो सत्ता में आएगी, उसको बहुमत मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट भी थे। लेकिन उससे उल्टा इमरान की पार्टी है, तहरीक इंसाफ पार्टी, उसको चुनाव लड़ने के लिए तो उसको डिबार कर दिया, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए और वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। अब खंडित जनादेश में सरकार कैसे बने, गठबंधन कैसे हो, क्या गठबंधन स्थायी होगा, ये गठबंधन की प्रक्रिया कैसे चले, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक जो बहुत ही सकारात्मक पक्ष है वो यह है कि पाकिस्तान के आवाम ने प्रजातंत्र के समर्थन में मत दिया है। इमरान खान के साथ जो बर्ताव हो रहा था, शायद जनता ने, वहां के आवाम ने इस रूप में लिया कि ये बदले की राजनीति है, उसकी पार्टी को भी चुनाव इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया। दूसरा यह कि इमरान खान का जो दृष्टिकोण था वेल नोन, वो यह कि अमेरिका या किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ था पाकिस्तान में लंबे समय से। दूसरा उनका जो दृष्टिकोण था कि सेना का हस्तक्षेप राजनीतिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान के आवाम ने इन दोनों के समर्थन में जनादेश दिया है कि सेना को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर पीएमएल या शरीफ ब्रदर्स की सत्ता होती, उनको सत्ता मिलती खुले में, तो सेना का हस्तक्षेप बढ़ जाता जी। तो आवाम ने अपने विवेक से, एक सामूहिक विवेक से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में मत दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज ये है, एक जो ये है कि पाकिस्तान में 3M की हम बात करते हैं, और ये मैंडेट ये प्रूव करता है कि जी हस्तक्षेप के खिलाफ है, तो ये बहुत ही एक सकारात्मक लक्षण है। जी कुणाल, ठीक है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा था कि जब वहां की आर्मी ये थ्रू आउट सेटल डाउन हो गई कि भाई अब जब हम चुनाव करा रहे हैं तो शायद नवाज शरीफ की बहुत अच्छी तरह वापसी करा ली है, तो नवाज शरीफ के पक्ष में मतदान हो जाएगा, बिलावल भुट्टो उनको सपोर्ट कर देंगे, तो हमारी वाली सरकार बन जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि सरकार उसकी बनती है जिसकी वहां पर आर्मी सरकार चाहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनका इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े स्केल पर जीतकर आना विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो अंडर करंट चल रहा था मौजूदा वहां की आर्मी के खिलाफ, वहां की करंट गवर्नमेंट के खिलाफ, शायद वो भी नहीं समझ पाए थे। जी हाँ कुणाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक सैलाब आया जिसमें कि बहुत बड़ा धक्का शायद पाकिस्तान की आर्मी को ही लगा। वो तो बहुत श्योर थे कि जिस तरह से उन्होंने मैनूवरिंग की है,
जिस तरह से उन्होंने बल्ला का जो उनका साइन बल्ला उसको कैंसिल कर दिया है, और जिस तरह से उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको पीछे से डराया जाए, धमकाया जाए या खरीद लिया जाए, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं इमरान खान के, वो जीत के आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को धक्का लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की आर्मी हर जगह पर अपना जीत का लक्ष्य देख ही लेती है। अगर PMLN के जो कैंडिडेट है वो जीत जाते तो पाकिस्तान की आर्मी खुश थी, क्योंकि वही उसको प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ जो हैं वही उनके सबसे प्यारे मित्र और दोस्त साबित होंगे। लेकिन मैं बताता हूं, पाकिस्तान की आर्मी अब भी बहुत खुश है, क्योंकि अब वहां पर कोई भी क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं है। एक कोएलिशन सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनाएगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान की आर्मी को खुशी है कि जो भी सरकार बनाएगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो फिर से पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि वो सरकार जो है 3 पैर की होगी, 4 पैर की होगी। कोई भी किसी वक्त छोड़ के भाग सकता है। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में पहले भी देख चुके हैं। वहां कोएलिशन सरकार जब इस तरह की बनती हैं तो वो महज 1.5-2 साल तक चलती हैं, उसके बाद टूट फूट जाती हैं। पाकिस्तान की आर्मी ही सब मैनूवरिंग बिहाइंड द सीन करती है। तो कुणाल, ये भारत के लिए क्या से अच्छी खबर नहीं है। हम में से जो डिफेंस में रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में रहे हैं या जो लंबे समय से राजनीति का अध्ययन करते रहे हैं, हमने उम्मीद की थी कि चाहे ये पार्टी पावर में आए या दूसरी पार्टी पावर में आए, पाकिस्तान में एक मजबूत पार्टी, मजबूत प्राइम मिनिस्टर जो अपनी पार्टी से ही पावर में है, ऐसा कुछ व्यवस्था होता तो अच्छा होता, क्योंकि उस हालत में वहां मजबूत प्राइम मिनिस्टर अपनी फौज को और ISI को कंट्रोल में रखता। और भारत के लिए ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI है जो कि पिछले आजादी के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा उछाल उछाल के उनकी फौज अपने को सेंटर स्टेज में रखने की कोशिश कर रही है। तो भारत और पाकिस्तान में जो टेंशन है, तनाव है, उसका जो हम सोच रहे थे कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो शायद अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर मजबूत होता है तो वो अपनी आर्मी और ISI को कश्मीर के मुद्दे को बार बार छेड़ने से थोड़ा बाज में लाएगी। ऐसा अब शायद ना हो। तो कुणाल, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अगले 2-3 साल के लिए चैलेंज बन गया है। ठीक है जी। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा है कि टिल द डे ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में आज तक एक भी सरकार अपने 5 से 6 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, और अब जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, मतलब मान के चले कि वही हालात होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी जितने साल चाहेगी उतने साल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चलाएगी, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आर्मी की हां में हां करना बंद कर देगी, उसको सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा, और फिर वही इन बिटवीन द टर्म इलेक्शन होंगे। कोनाजी, जो सिचुएशन अभी अनफोल्ड हो रही है पाकिस्तान में, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। और जब एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है, आप जानते हैं कि वो गवर्नमेंट कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है, और इसीलिए उस चीज का फायदा फौज उठाएगी, और इसीलिए फौज अपने जो भी पावर प्लेज हैं और जो भी पावर सेंटर्स हैं, फौज क्रिएट करेगी। और आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को फौज कंट्रोल करती है, हम ये जानते हैं। और एक फोरम है फैसिलिटेशन का, इकोनॉमिक का, जिसके एडवाइजरी मेंबर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के होते हैं, और जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान का चीफ कंट्रोल करता है। इसीलिए आपने अभी देखा होगा इलेक्शन से पहले जनरल मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, और किस तरीके की रिसेप्शन उनको वहां पे मिली थी। एक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसी रिसेप्शन नहीं मिलती है जी। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली नवाज शरीफ के वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जाएंगे। वो एक और उनको एक्सपीरियंस है जनरल मुशर्रफ के टाइम का, कि
फौज से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। तो इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट आएगी वो काफी वीक गवर्नमेंट रहेगी और उसको पूरी तरीके से फौज कंट्रोल करेगी। और जहां पे इंडिया का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अभी इख्तियार की है, उस फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिससे गुजर पाना पाकिस्तान की अपकमिंग गवर्नमेंट के लिए इतना। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा कि चुनाव सिर्फ जीत और हार तक ही सीमित नहीं है, राजनीतिक लोगों को स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का बड़ा बयान, जहां पर कहते हैं वह नजर आए कि चुनाव सिर्फ हार और जीत तक ही नहीं होते सीमित, पॉलिटिकल लोग अपने पर्सनल मैंडेटा और पर्सनल मुफाद से ऊपर उठे और जो जमहूरियत है, जो आम जनता का जो फैसला है, जो उनका डिसीजन है, उसका हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मान सम्मान करना चाहिए। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, चुनावों के बाद वोटिंग चल रही है, इसी बीच बिग स्टेटमेंट बाय पाक आर्मी चीफ, चुनाव जीत और हार की प्रतियोगिता नहीं है बल्कि लोगों के जनादेश को निर्धारित करने की एक कवायद है। राजनीतिक नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं को स्वार्थ के ऊपर उठना चाहिए और लोगों की सेवा के लिए तालमेल बिठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एकमात्र तरीका है चुनाव, और लोकतंत्र पाकिस्तान के लोगों की सेवा करने के साधन में है। भारी बाधाओं के बावजूद चुनावी प्रक्रिया के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का नेतृत्व और कर्मी हमारी सर्वोच्च सराहना के पात्र हैं। साथ ही आम लोगों को भी बधाई दी जानी चाहिए जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया। तो बड़ी खबर, जहां पर पाक आर्मी चीफ उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते नजर आए जिन्होंने इलेक्शन को फ्री और फेयर कराने में अहम भूमिका निभाई है। भले ही अब पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हों, जगह जगह हमलों की खबरें भी सामने आ रही हों और कई लोग इलेक्शन होने की बात को तो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, लगातार हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक और बेहद खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मुजाहिद जाफरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। पाकिस्तान में जिस तरह से इस वक्त इलेक्शन के बाद काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह से सवाल उठ रहे हैं कि एक इलेक्शन कंप्लीट कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसके लिए काबिल तारीफ है वहां की सरकार। मुजाहिद सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, अभी जो पाक आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बार बार पाक आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति का योगदान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन योगदान के बीच हमें यह समझना चाहिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने पर्सनल जो उनके आइडियोलॉजीज हैं या पर्सनल जो उनके एडजेक्टिव्स हैं उनको दूर करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। तो देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ को अगर इतना जल्दी आके एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है तो एक चीज बहुत साफ है कि उनको भी पता है कि लोगों में कितना गुस्सा है जी। और ये गुस्सा नजर आता है, जैसे आपके चैनल में हमने वीडियोस देखे हैं और जो डॉन न्यूज़पेपर भी आज मॉर्निंग का जो है जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी एक चीज जाहिर हो रही है कि पाकिस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा है जी। उस गुस्से को शांत करने के लिए
पाकिस्तान आर्मी चीफ की मजबूरी थी कि वो आके एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक और बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर ये जो भी गवर्नमेंट आती है सामने, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे संभालेगी। IMF का लोन जो इनको $3 बिलियन का जुलाई लास्ट ईयर में सैंक्शन हुआ था, उसमें $1.2 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं, और बाकी की इंस्टॉलमेंट के लिए अभी IMF उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इस तरीके का इलेक्शन IMF भी देख रहा है और वर्ल्ड बैंक भी देख रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स भी देख रहा है, और अगर इस तरीके का इलेक्शन उनको नजर आता है, तो वो IMF की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो शायद डिले करेंगे, वो इमीडिएटली नहीं देंगे। यानी तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कोचर सर कि एक फॉर्मेलिटी था पूरा इलेक्शन, जिसको बार बार वहां की सरकार, वहां की आर्मी कह रही है कि भाई फेयर है, फाइन इलेक्शन है, विश्वास कीजिए। तो फिर तो ये फॉर्मेलिटी हुआ, क्योंकि ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक, बल्कि जो तमाम अन्य नेबरिंग कंट्री हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया तो कैसा इलेक्शन कराया, जहां पर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो गए। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, एक डेमोक्रेटिक नेशन में हर एक पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने जो इलेक्शन और अपने ये उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए। जब आपने PTI का अपना सिंबल ही निकाल दिया और उनको आपने मजबूर किया कि इंडिपेंडेंस की तरह वो लड़े, और उसके बावजूद अगर हम उसको देख रहे थे उस रात को जब काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट है PTI के, इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने कूच करी और इस सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल किया कि इतने वोट हम इंडिविजुअल को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उसके बाद इसको गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसीलिए आपने इसको देखा कि वो पोलिंग बूथ में गए और उसको वोट्स और उसको जितने भी एजेंट्स थे वहां से निकाले गए और कैंडिडेट्स के ऊपर भी गोली चली है। तो ये चीज बहुत साफ है और आर्मी चीफ भी जानते हैं पाकिस्तान के कि उनको आना पड़ा एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ये जो 9 मई को हम रिपीट नहीं कर सकते। जो 9 मई को हुआ पाकिस्तान में वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन करोड़ी सिंह सर, अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से देखें, तब जब पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आर्मी चीफ को आके कन्विंस करना पड़ रहा है कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है, विश्वास कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज कोऑर्डिनेशन बनाएं, तो ऐसे में फिर जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका रोल क्या रह जाएगा फिर? जी, आर्मी चीफ का ये कहना, जैसा कि जनरल साहब और कैप्टन साहब ने कहा कि सेना की भूमिका है पाकिस्तान में, किसी न किसी रूप में सेना अपना प्रभाव रखेगी। वो इसलिए है कि पाकिस्तान में सेना का राजनीतिकरण हो चुका है और राजनीतिक सत्ता का उपभोग सेना करती रही है और राजनीतिक नहीं आर्थिक सत्ता का भी उपभोग करती रही है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में सेना का इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ऐसी स्थिति में सेना का इन्वॉल्वमेंट होना अच्छा कोई लक्षण नहीं है और सेना प्रमुख को इस तरह का स्टेटमेंट देना राजनीतिक मामले में ये राजनीतिक नेताओं को तय करना है और दूसरे कोई चीफ या कोई नेतृत्व वाला स्टेटमेंट दे तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन हम अगर ये तो मिलिट्री का मूड है, मिलिट्री का सेंटिमेंट है, अगर पाकिस्तान के आवाम के सेंटिमेंट को हम देखें और बिटवीन द लाइन उसको एनालाइज करें, समझने का प्रयास करें, तो पाकिस्तान का आवाम है वो सेना के राजनीति में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ है। पाकिस्तान का आवाम इस्लामीकरण के खिलाफ है क्योंकि जितनी इस्लाम पसंद पार्टी थी सबको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। तो पाकिस्तान के आवाम की दिशा तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसका पड़ोसियों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या रोल हो सकता है, तो जोड़ तोड़ से सरकार तो बनेगी
हो सकता है कि एक विकल्प नेशनल गवर्नमेंट के विकल्प को लेकर भी बातचीत की जाए कि जो पार्टियों के नेता हैं उनके अलावा कोई नॉन कंट्रोवर्शियल किसी को बना दिया जाए प्रधानमंत्री, एक केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं, नेशनल गवर्नमेंट उसको हम कहते हैं। तो उसके सामने कैसी भी सरकार बने, जोड़ तोड़ की बने, नेशनल गवर्नमेंट बने, दो पार्टियां मिलके बनाए, उसके सामने 4 प्रमुख चैलेंज होंगे। ठीक है। सबसे पहली चुनौती ये होगी कि वो राजनीतिक स्थायित्व कैसे दे, क्योंकि हिंसा के माहौल से पाकिस्तान निकल रहा है और फिर हिंसा की संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति को कैसे संभाले। पाकिस्तान रुपए की हालत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जनमानस बहुत परेशान है। जनमानस ने अपने सामूहिक विवेक से निर्णय तो दिया है लेकिन अभी भी परेशान है। तो दूसरी प्राथमिकता उनकी होगी आर्थिक, और तीसरी है जो पड़ोसियों को लेके है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान से सामान्यतः अच्छे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का हालात है, ईरान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ संबंध है, सरकार के लिए यह चुनौती होगी कि भारत से भी ज्यादा रिश्ते खराब ईरान के साथ हो गए हैं, भारत से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। और एक जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चीन और अमेरिका के बीच में कैसे संतुलन बैठाएंगे। जो भी सरकार होगी वो चीन से अपने रिश्ते स्नैप नहीं कर सकती, क्योंकि चीन का योगदान है पाकिस्तान को संभालने में, आर्थिक स्थिति को संभालने में बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेरिका अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा और वो ये चाहेगा कि चीन के प्रभाव से निकले। तो भारत पे प्रभाव यही पड़ेगा कि अगर प्रजातांत्रिक सरकार रहती है तो भारत से रिश्ते सुधरने के कुछ संभावना बनती है। अगर सेना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, लेकिन सेना के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही वहां 2 अलग अलग ग्रुप हैं, एक ISI है जो गुप्तचर एजेंसी है, एक सेना है, और दोनों के नेतृत्व में कोई अच्छा तारतम्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपस में वो लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो पड़ोसियों को तो यही खतरा है कि अगर प्रजातांत्रिक सरकार है, राजनीतिक स्थायित्व है तो रिश्ते अच्छे होंगे, नहीं तो रिश्ते, अगर सेना का इन्वॉल्वमेंट होगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, भारत के साथ भी। जी कुणाल। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो तमाम चीजें, जो तमाम फ्यूचर चैलेंजेस की बात यहां पर करोड़े सिंह सर कह रहे थे, उसे आप किस तरह से देखते हैं? वो भी तब जब पाकिस्तान की आम जनता वहां के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बातों तक पर विश्वास नहीं कर पा रही है और वहां के आर्मी चीफ को आके कन्विंस करना पड़ रहा है कि आप इलेक्शंस पर विश्वास कीजिए, आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट पर विश्वास कीजिए। और क्योंकि यहां पर जो चैलेंजेस की बात यहां पर करोड़े सिंह सर कहते नजर आ रहे थे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो अदर कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऑलरेडी आपके पास इतना फाइनेंशियल कर्जा है कि उसे चुकाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। जी हाँ कुणाल जी, ऐसा है कि आर्मी चीफ ने जो बयान दिए हैं उसके 2 ही मायने हैं। हिंदी में कहावत है 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली। पाकिस्तान की आर्मी चीफ कोई भी स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है ऊपर से देखने में कि वो शायद लोकतंत्र के समर्थन में कह रहे हैं, लेकिन असल में उनका एक ही तात्पर्य है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम शांति से बैठ जाए, घर में बैठ जाए, ताकि आर्मी जो है पीछे से ये जो 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं इनको साम दाम दंड भेद से तोड़ सके। फिलहाल पाकिस्तान की आम आवाम क्या चाहती है? 2 चीज, एक है जॉब्स, नौकरियां, उनको एक कमाई का जरिया चाहिए, और दूसरा है उनको चाहिए महंगाई पर काबू। पाकिस्तान की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट 30% से ऊपर जा रही। ये चीज दोनों तभी काबू में आ सकती है अगर पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल की मदद से पाकिस्तान की सरकार को आगे बढ़ाएं। अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की गवर्नेंस में दखलंदाजी करती रहेगी तो ना वहां पर कोई इंडस्ट्री लगेगी, ना ट्रेड कॉमर्स आगे बढ़ेगा, और ना ही कोई जॉब्स क्रिएट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनका रिलेशन, स्ट्रेटेजिक बात प्रोफेसर कोरेरी सिंह जी ने एकदम सही कहा कि उनका रिलेशन अफगानिस्तान के साथ तो तालिबान गवर्नमेंट के साथ गरम ठंडा चलता ही रहता है, लेकिन उनको मालूम है कि अफगानिस्तान को उन्हें
भूल भुलैया में रखकर खुश रखना है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हमेशा रिलेशन मजबूत रहे हैं। अभी पिछले महीने जो हुआ कि ईरान ने यहाँ 1-2 हमले कर दिए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 1-2 हमले कर दिए, वो बहुत छोटी चीज है। उसको दोनों ही जी ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट से बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात जो है अब जो पाकिस्तान की नई सरकार को करना चाहिए वो ये है कि भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करे, जिसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए कश्मीर का राग अलापना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर कश्मीर करते ही पाकिस्तान की आर्मी को मौका मिल जाता है कि वो अपने आईएसआई एजेंट्स को एक्टिवेट करे, जो आतंकवादी हैं उनको एलओसी से क्रॉस करके हिंदुस्तान में कश्मीर में भेजे, या अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, लोन वुल्फ हैं, उनको एक्टिवेट कर दें कि तुम कश्मीर के अंदर अभी फिलहाल जैसे ही बर्फ गिरेगी देखना फिर से चालू हो जाएगा कि टारगेटेड अटैक किलिंग्स चालू करो कश्मीर के अंदर। तो भारत तो यही चाहता है कि वहां स्टेबल सरकार हो। अब सवाल है स्टेबल सरकार वहां के प्रेसिडेंट क्या करेंगे। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट जो है वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सरकार गठन के लिए इनवाइट करेंगे। अब थ्योरेटिकली आप देख लीजिए, दुनिया भर से सब लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो फिर इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट है वो हैं। 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट अगर आ रहे हैं ये बोल के कि वो इमरान खान के साथ में है, तो प्रेसिडेंट जो है उनको चाहिए कि इन 100 इंडिपेंडेंट्स को इनवाइट करें कि आप लोग सरकार गठन कीजिए। लेकिन बहुत ही पशुपश में सब लोग पड़े हुए हैं। अगर पीएमएलएन को बुलाया गया, पीएमएलएन कहां से उनके अगर देखा जाए 336 टोटल नफरी है, रिजर्व सीट महिलाएं वगैरह मिलाकर, तो उनको अपने काबू में 169 तो चाहिए ही। और फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि 169 पीएमएलएन कहां से जमा करेगी अगर वो पीपीपी को नहीं अपने साथ ला सकते। छोटी छोटी पार्टियां हैं, जमायत उलेमाए इस्लाम, एमक्यूएम, लेकिन इनको भी लाने के बाद पीएमएलएन जो है 50% से ज्यादा अपनी क्लियर मेजोरिटी साबित नहीं कर पा रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी की बल्ले बल्ले हो गई है। आर्मी जीत तो जान से आज सुबह से लगी हुई है कि एक एक इंडिपेंडेंट को तोड़कर उनको किस तरह से बाध्य किया जाए कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम में सपोर्ट करें। जी कुणाल, और अब यही तो एक बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि जो तमाम चैलेंजेस हैं वो तभी चैलेंजेस कंप्लीट होंगे जब एक अच्छा व्यक्ति प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन कौन व्यक्ति, सिनेरियोज हैं वो कुछ इन्हीं चीजों के आसपास हैं। क्योंकि नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, 266 पर वोटिंग कराई गई है, 60 सीटें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, 10 सीटों पर माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन रखा गया और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत यह आवंटन हुआ है। और नई सरकार बनाने के लिए 133 यानी 133 का नंबर हासिल करना जरूरी है। और जो एक पॉलिटिकल पार्टी या कहा जाए जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है वो है इंडिपेंडेंट, जो आंकड़ा 100 तक पहुंच रहा है, यानी कि 133 में भी अभी बहुत दूर। मेजर राजन कोचर सर, क्योंकि अब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास वो नंबर नहीं है, 133 का नंबर नहीं है जो चुनाव में सरकार बनाने के लिए जरूरी है, उसके बावजूद भी इमरान खान की पार्टी यानी कि पीटीआई के तरफ से जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते नजर आए, उनका आंकड़ा 100 जा पहुंचा है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार फिर प्रधानमंत्री कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि किंग मेकर तो आर्मी है, क्योंकि जिसके सर पर आर्मी का हाथ होगा वही व्यक्ति वजीर आजम की कुर्सी पर जा बैठेगा। कुरान, देखिए बैरिस्टर गौहर खान जो आज पीटीआई के चेयरमैन हैं, अभी उनकी स्टेटमेंट है कि वो अब पीटीआई का कोई भी अलायंस पीपीपी के या पीएमएलएन के साथ नहीं करना चाहते। तो अभी ऑप्शंस जो प्रेसिडेंट के सामने ये हैं कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो उसको न्योता देंगे और ये उनको 3 दिन के अंदर विद इन 3 days ये जो पूरी प्रतिक्रिया है जो इंडिपेंडेंट जिसको अपना सपोर्ट देना चाहते हैं और उस टाइप की जो भी 72 आवर्स का टाइम इनको मिलता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो सामने रखेंगे। और नवाज शरीफ को सबसे पहला मौका दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट बनाए, बिकॉज वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। दूसरा ये है कि
नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और एक अनाउंसमेंट भी आ चुका है कि हम दोनों मिलके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। तीसरी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो अभी कुछ इंडिकेशंस जैसे आपने बताया कि बिकॉज इसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि वो किसको आगे लेके आता है, बिलावल को लेके आता है, नवाज शरीफ को, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत है, जो लोगों को एक ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस लगेगा प्राइम मिनिस्टर का, और इसीलिए जो आपकी नहीं, लेकिन कोचर सर, जो लोगों को ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस लगेगा उसको कुर्सी में बैठाया जाएगा, या फिर जो ज्यादा बेहतर झुककर सलाम करेगा इन पाकिस्तानी आर्मी को उसको कुर्सी पर बैठाया जाएगा? देखिए, दोनों झुक के सलाम करेंगे, बिकॉज उसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि 1.5 साल दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट भी चलाई है, और वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के नक्शे कदम पे वो गवर्नमेंट चली है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये झुक के करेंगे, बट नवाज शरीफ के अगेंस्ट ये चीज जाती है कि उनकी एक पास्ट रेपुटेशन है, वो पास्ट रेपुटेशन एक बहुत ही करप्ट लीडर की है, और वो पास्ट रेपुटेशन ऐसी है कि वो आर्मी चीफ के साथ उनका भिड़ंत ऑलरेडी हो चुका था मुशर्रफ के साथ, और इसीलिए एक डिस्ट्रस्ट है, और वो चीज इनके अगेंस्ट जा सकती है। मैं नहीं बोल रहा कि उसको नहीं बनाएंगे, बिकॉज अभी हमको पता नहीं है कौन बनेगा, पर जो चांसेस मैं अपनी एक एनालिसिस से कह सकता हूं कि बिलावल स्टैंड्स अ बेटर चांस टुडे, क्योंकि वो एक नए फेस होंगे, पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। तो वो क्वालिटी बिलाल भुट्टो के पास है, तो इसीलिए उसके चांसेस मेरे नजर में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन करोड़ी सिंह सर, अगर हम पिछले कुछ 4-5 साल देखें, चाहे नवाज शरीफ को हम देखें जब वो प्रधानमंत्री थे, या फिर उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ जो अब प्रधानमंत्री रहे, या फिर बिलावल भुट्टो जो पिछली फॉरवर्ड सरकार में फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर अपनी सेवाएं देते नजर आए, दोनों ही फेल साबित हुए। अदरवाइज पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ब्रेकडाउन या कोलैप्स नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान को ऐसे चेहरों को चुनना पड़ रहा है जो ऑलरेडी अब तक के अपने जॉब रोल में फेल साबित हुए हैं, और उन्हीं में से ही एक चेहरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा फिर से। देखिए कुणाल जी, अभी सरकार बनने से पहले एक, जैसा आपने अभी टैली बताई रिजल्ट्स की, और ये बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे कुछ कैंडिडेट पार्टीज के आएंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं वो पार्टी नहीं है। तो एक इसमें कानूनी पेच और आ जाएगा कि जब पार्टी नहीं है तो उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे कैसे दे सकते हैं आप सीट। तो ये तो कानूनी पेच है। और जैसा कि कैप्टन साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट है तो मिलिट्री कमांडर को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट देता जी, अगर कंट्री में स्थायित्व चाहिए, सही तरीके से काम करें। तो दूसरा जो ये कहा गया कि शरीफ के अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस, जैसे जनरल साहब ने कहा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी उतनी ही करप्शन रीडन है सर। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बिलावल भुट्टो है वो मिलिट्री के प्रति सिंपैथाइजर नहीं है जी, पीएमएल और पीपीपी में आज वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है। वैचारिक दृष्टि से अगर भुट्टो जरदारी को देखा जाए तो वो इमरान के कहीं ज्यादा नजदीक लगते हैं, लेकिन इमरान के अगेंस्ट में सबने एक कन्वीनियंस का नेगोशिएशन करके सरकार चलाई, और वो सरकार पाकिस्तान के हालात और बिगाड़ती रही, सुधार नहीं पाई, जैसा कुणाल जी ने अभी कहा। तो अगर वो स्थिति बिगड़ी है तो आगे कैसे सुधर सकती है। लेकिन जरदारी बड़े नेगोशिएटर हैं, टफ नेगोशिएटर हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बार्गेन करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो पहले विदेश मंत्री रह लिए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री से कम में कोई समझौता नहीं करेंगे। और अगर समझौता नहीं करते, लेकिन
दूसरी एक समस्या और है, वो यह है कि नवाज शरीफ साहब है वो बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं, बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे देते हैं, जल्दबाजी में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजनीतिक दांवपेच में इतनी जल्दबाजी मेरे ख्याल से उनको नुकसान पहुंचा सकती है, और उसमें हो सकता है बिलावल भुट्टो पे वो एग्री हो जाएं, और एग्री हो जाएं तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोनों में जो वैचारिक मतभेद है वो जारी रहेगा, तो ये फिर स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। और विशेष रूप से दो प्रांतों में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा और बढ़ सकती है, हिंसक गतिविधियां हो सकती हैं। तो ये चुनौती बहुत बड़ी होगी बिलावल के सामने, क्योंकि शरीफ से वैचारिक मतभेद रहेंगे। दूसरी तरफ जो इमरान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी प्रयास करेंगे। तो एक अभी मुद्दे लगता है अभी कुछ हॉर्स ट्रेडिंग और चलेगा, तोड़ फोड़ का मामला और चलेगा कि कैंडिडेट्स को इधर उधर लाया जाए, पार्टियों को तोड़ा जाए। तो वो जो एज यूजुअल है हमारे क्षेत्र में, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, और ट्रेडिंग, तोड़ फोड़, उसको तोड़ लेना, उसको खरीद लेना, तो वो प्रक्रिया भी चलेगी। तो अभी तो कानूनी पेच भी है, राजनीतिक पेच भी है, सेना का इन्वॉल्वमेंट भी है, पाकिस्तान की समस्याएं भी हैं, तो बहुत ही जटिल स्थिति है। बिल्कुल, और जटिल स्थिति के बीच किसी एक समाधान तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसी बीच रुक कर एक और बड़ी अहम खबर की तरफ, पाकिस्तान आम चुनाव से जुड़ी, जहां पर पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश अब तेज कर दी गई है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच समझौते की बात भी सामने आई है, यानी PMLN और PPP के बीच गठबंधन हो सकता है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच चर्चाओं का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया है, और बिलावल भुट्टो को PM के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर ज्यादा जो बल है वो मिल रहा है। तो कम सीटों के बावजूद बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने के संकेत पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि अब तक के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, सब प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ चुके हैं और दोनों का ही बैकग्राउंड बेहद करप्ट रहा है। लिहाजा अब आर्मी चीफ की तरफ से भी, या PMLN की या PPP की हम बात करें, तो वो अब बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना खराब नहीं रहा है, और जो कन्विंस है या फिर एक्सटेबिलिटी उस पर ज्यादा ईजी हो जाएगा लोगों को समझाना। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी अगर बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेती है, उनके लिए थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होगा। ट्रेडिशनली देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड रही है जी, और PPP का जो ज्यादा होल्ड रहा है वो सिंध में रहा है। और अगर हम याद रखें तो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो को भी पाकिस्तान की आर्मी ने ही हटवा दिया था एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए। और उसके पहले प्राइम मिनिस्टर जब उनके पिताजी थे भुट्टो, तो उनको भी येन केन प्रकारेन पाकिस्तान की आर्मी ने ही सूली पर चढ़ा दिया था। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है भुट्टो फैमिली से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी रावलपिंडी या इस्लामाबाद से दूर है, उसको जिसका पॉलिटिकल बेस, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन सिंध से अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठते हैं तो भारत के लिए एक चीज अच्छी है, नया फेस है, उनमें थोड़ी सी राजनीतिक परिपक्वता आ जाएगी। और मेरे ख्याल से जैसे वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व होंगे, पढ़े लिखे हैं, उनका विदेशों में भी थोड़ा कल्चरल आदान प्रदान रहा है, तो थोड़ा पश्चिमी ख्याल भी है, तो वो शायद थोड़ा सा पश्चिम से हिंट लेंगे कि भारत के साथ आप बिना किसी शर्त के भारत के साथ दोस्ती बनाने के लिए अग्रसर होइए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी बिलावल भुट्टो जो कि माइनर पार्टनर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैन्यूवरिंग स्पेस देती है। जी कुणाल, ठीक है। लेकिन राजन कोचर सर, अब जो भी प्रधानमंत्री बने भविष्य में, क्योंकि नंबर तो किसी के पास पूरे नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, क्या पहली चुनौतियां, क्या पहली प्रायोरिटीज होंगी जिस पर सबसे पहले काम करना होगा? क्योंकि ऑलरेडी जो हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। सबसे पहली चुनौती होगी कि पाकिस्तान को ये जो IMF लोन मिलना है, ये $1.8 बिलियन
को रिलीज कर रहा हूं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक 23 बार IMF लोन लिया है, और अगर भारत का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1993 के बाद भारत ने कोई IMF लोन नहीं लिया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है। दूसरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर $25 बिलियन का डेट है, और ये डेट दूर करने के लिए IMF ने कुछ कंडीशंस पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगाई है, जैसे कि पाकिस्तान बैंकिंग का जो लेंडिंग रेट है वो हो गया है 22%, और $750 बिलियन पाकिस्तान को अपनी सब्सिडीज में इसको कट करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में हर एक चीज महंगी होने वाली है। तो ये कुछ हार्ड इसको डिसीजंस हैं जो अगली वाली गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान के 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनको भी ऊपर लेके आना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके की जितनी इंडस्ट्रीज है वहां पे उनको रिसस्टिकेट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.9 बिलियन तक पहुंच गया है। ये एक मुश्किल से 3 महीने का पाकिस्तान के पास रिजर्व है आज। तो अगर पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोशन में काम करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की पॉवर्टी को, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चीनी हो गया, आपकी सब्जियां हो गई, आपका राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, अब उसकी प्राइसेस ऊंची है, बिकॉज 30% इन्फ्लेशन से आप कैसे कंट्रोल करेंगे प्राइसेस? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे चैलेंजेस रहेंगे नई गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। एक छोटा सा रिएक्शन करोड़ी सिंह सर, फिर उसके बाद कार्यक्रम का समापन। कि अब जैसे आपने कहा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है उनको वेलकम किया जाएगा सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में जो इंडिपेंडेंट है जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर है, जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले उनके पास सिंबल नहीं है, ना ही इमरान खान चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रोल क्या रह जाएगा? क्या वो विपक्ष में बैठकर सिर्फ हल्ला करेंगे, या फिर उनको भी जो फेवरिज्म है आम जनता का वो मिलेगा? देखिए कुणाल, मैंने प्रारंभ में कहा था कि ये एक कानूनी दांवपेच का सवाल है। क्या उनको एक ग्रुप या एक राजनीतिक पार्टी मान लिया जाए? और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। तो प्रधानमंत्री के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो अगर इनमें कोलिशन होता है तो PML और PPP के ही बुलाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री कौन होता है? अगर देखिए बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके लोक कल्याणकारी विचार के समर्थक हैं, वो लोक कल्याणकारी सरकार हो तो उसमें जनता का समर्थन ज्यादा मिल सकता है, मिलिट्री का नहीं मिलेगा, उसके ऐतिहासिक कारण है। लेकिन अगर नवाज शरीफ पे एग्रीमेंट होता है तो सेना का समर्थन हो जाएगा, और वो सेना के थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो मुझे अभी भी तीसरा अल्टरनेटिव ज्यादा लग रहा है, जिस तरह का पाकिस्तान है, कि दोनों को छोड़ के कोई नया चेहरा ही ले आए कि इस पे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो उसके अराउंड और सपोर्ट मिल जाए जो छोटे ग्रुप हैं, तो स्टेबिलिटी भी सरकार के अंदर नजर आएगी। तो इस तरह का कुछ हो सकता है, तो जिसका प्रयास हो रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिलावल और शरीफ दोनों ही स्वीकार करेंगे तीसरे बंदे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान में जो तमाम घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है उस पर अपना अपना नजरिया इतना विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के डिफेंस स्पेशल में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी।